पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप, वीकली स्टडी सर्कल, वेलफेयर ट्रस्ट और समाज सेवा के नाम पर जमा किया गया पैसा। सुनने में सारी चीजें बेहद सामान्य और सकारात्मक लगती है, लेकिन बेंगलुरु में इसी नेटवर्क की आड़ में चल रहा था बड़ा आतंकी खेल। पहले युवाओं की पहचान की गई, उनका ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया और फिर तुर्की के रास्ते सीरिया पहुंचाने तक की तैयारी हुई। सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस मामले में एनआईए के बाद ईडी ने जब एक्शन लिया तो जो खुलासे हुए उसने उनके भी दिमाग के ताले खोल दिए। क्या हुआ, क्या मिला और कौन कौन है शामिल, बताऊंगा एक एक बात। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मंगलवार को ईडी ने बेंगलुरु और उसके आसपास 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच इस बात की हो रही है कि आखिर वेलफेयर ट्रस्टों के खातों में आने वाला पैसा कहां से आया, किसे दिया गया, क्या इसी पैसे से युवाओं के ट्रेवल, ट्रेनिंग और आईएसआईएस भर्ती की कथित साजिश को फंड किया गया, और इस नेटवर्क में अभी कितने लोग छिपे हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप से शुरू हुआ यह खेल आईएसआईएस की भर्ती तक कैसे पहुंचा, कौन थे इसके निशाने पर, और क्या भारत में इससे पहले भी इसी तरीके से युवाओं को सीरिया और अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल ईडी ने यह केस अपने आप शुरू नहीं किया, बल्कि इसका आधार है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की वो एफआईआर जिसमें कथित आईएसआईएस भर्ती, आतंकी फंडिंग और युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने के आरोप लगाए गए। जिन संस्थाओं और लोगों से जुड़े परिसरों पर जांच की गई, उनमें कथित तौर पर इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड यानी जीएफएम और बेंगलुरु से जुड़े दूसरे व्यक्ति शामिल हैं। ईडी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि इन संस्थाओं के जरिए आने वाला पैसा वास्तव में सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर खर्च हुआ या उसका कुछ हिस्सा कथित तौर पर आईएसआईएस भर्ती और युवाओं को विदेश भेजने में लगाया गया। इस केस को सिर्फ चंदे या संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन का मामला समझना भूल होगा, क्योंकि एनआईए ने अपनी एफआईआर में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए की गंभीर धाराएं लगाई। इसमें शामिल है धारा 17 जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने पर लगती है, धारा 18 जो आतंकवादी साजिश है उसकी तैयारी करने पर लगती है, और धारा 18B ये कहती है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों की भर्ती की गई। यानी आरोप केवल विचारधारा फैलाने का नहीं था, आरोप था कि युवाओं को चिन्हित किया गया, कट्टरपंथी बनाया गया, भर्ती की दिशा में आगे बढ़ाया गया और फंड जुटाया गया और उनके विदेश जाने की व्यवस्था तक की गई। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। जांच एजेंसियों के मुताबिक युवाओं तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ उसका नाम था इकरा कैंप। इसे मुस्लिम युवाओं के लिए एक तरह की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप के रूप में पेश किया गया था। यानी यहां आने वाले युवाओं को ऐसा लग सकता था कि उन्हें व्यक्तित्व निखारने, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने, सामाजिक समझ विकसित करने या धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन एनआईए की चार्जशीट कहती है कि इसी मंच के जरिए ऐसे युवाओं की पहचान की गई जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता था। इसके बाद इस कैंप से एक नियमित साप्ताहिक समूह तैयार हुआ जिसे कथित तौर पर कुरान सर्कल कहा गया। एजेंसियों का दावा है कि इसी सर्कल में कुछ युवाओं को धीरे धीरे आईएसआईएस की कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ मोड़ा गया। आतंकी संगठन किसी युवक को पहले ही दिन ये नहीं कहते कि हथियार उठाओ और सीरिया पहुंच जाओ। कट्टरपंथ की प्रक्रिया अक्सर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले किसी युवक की व्यक्तिगत परेशानी, गुस्सा, पहचान का संकट या सामाजिक असंतोष को समझा जाता है, फिर उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि पूरी दुनिया उसके धर्म या समुदाय के खिलाफ है। इसके बाद चुनिंदा वीडियो, भाषण, युद्ध की तस्वीरें और भावनात्मक प्रचार सामग्री दिखाई जाती है। फिर हिंसा को कथित धार्मिक कर्तव्य या न्याय की लड़ाई के रूप में पेश किया जाता है।
और अंत में उस व्यक्ति को परिवार, समाज और देश की मुख्य धारा से काटकर एक बंद विचारधारात्मक समूह का हिस्सा बना दिया जाता है। बेंगलुरु केस में भी एजेंसियों का आरोप है कि आईएसआईएस समर्थक सामग्री, बंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लगातार बैठकों के जरिए युवाओं को प्रभावित किया गया। आरोप यह भी है कि सीएए और एनआरसी से जुड़ी नाराजगी और विरोध की भावनाओं का दुरुपयोग किया गया ताकि कुछ युवाओं के भीतर सरकार, समाज और गैर मुस्लिम समुदायों के खिलाफ गुस्सा पैदा किया जा सके। लेकिन यहां भी एक फर्क समझना बेहद जरूरी है। किसी कानून का लोकतांत्रिक विरोध करना नागरिक अधिकार है, जबकि उस विरोध को हिंसा, आतंकवाद या विदेशी आतंकी संगठन की भर्ती के लिए इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क का उद्देश्य केवल ऑनलाइन प्रचार तक सीमित नहीं था। आरोप यह भी है कि कुछ युवाओं की पहचान करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने के बाद उनके लिए पैसे जुटाए गए, यात्रा की योजना बनाई गई और उन्हें तुर्की के रास्ते सीरिया पहुंचाने की कोशिश की गई। उस दौर में तुर्की की सीमा आईएसआईएस में शामिल होने वाले कई विदेशी लड़ाकों के लिए मुख्य ट्रांजिट रूट मानी जाती थी। लोग पहले वैध पर्यटक या दूसरे वीजा के जरिए तुर्की पहुंचते, फिर एजेंडों या आईएसआईएस से जुड़े हैंडलरों की मदद से अवैध तरीके से सीरिया की सीमा पार करते थे। एनआईए की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि भर्ती किए गए लोगों को सीरिया जाकर आईएसआईएस में शामिल होने और वहां की सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। इस केस में जिन लोगों के नाम चार्जशीट में सामने आए उनमें इरफान नासिर, अहमद अब्दुल कादर, मोहम्मद तौकीर महमूद, जुहाब हमीद, शकील मन्ना और मोहम्मद शिहाब शामिल है। अब सवाल है कि एनआईए की जांच के बाद ईडी को इस केस में उतरने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल एनआईए का मुख्य फोकस आतंकवादी साजिश, भर्ती और संगठन से संबंधों पर था, जबकि ईडी का काम है कथित अपराध से जुड़े पैसे की पूरी चेन का पता लगाना। ईडी ये जांच करेगी कि ट्रस्टों को पैसा किसने दिया, क्या नकद चंदा लिया गया, क्या खातों में छोटी मोटी रकम डालकर असली स्रोत छिपाया गया, क्या ट्रस्ट की रकम आरोपियों या भर्ती किए गए युवाओं के निजी खातों में पहुंची, क्या हवाई टिकट, वीजा, होटल, फोन, लैपटॉप या विदेशी यात्रा का खर्च इसी रकम से दिया गया, क्या किसी हवाला नेटवर्क का उपयोग हुआ और क्या सामाजिक सेवा के नाम पर जुटाई गई ये रकम का अंतिम लाभ किसी आतंकवादी गतिविधि को मिला। छापेमारी में जब्त बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस, फोन, ईमेल, दस्तावेज और अकाउंट बुक इस मनी ट्रेल को जोड़ने में अहम हो सकते हैं। हालांकि बरामदगी की पूरी आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और जांच जारी है। आईएसआईएस की सबसे बड़ी ताकत केवल बंदूकें या बम नहीं है, उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी उसका डिजिटल प्रचार तंत्र। इस संगठन ने सोशल मीडिया, वीडियो, ऑनलाइन मैगजीन, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और भावनात्मक प्रचार के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों के युवाओं तक पहुंच बनाई। वो अपने कब्जे वाले इलाके को एक आदर्श धार्मिक राज्य की तरह प्रस्तुत करता था, जबकि वास्तविकता में वहां सामूहिक हत्याएं, गुलामी, अपहरण, यातना, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा था। आईएसआईएस ने यजीदी, ईसाई, शिया और यहां तक कि उससे असहमत सुन्नी मुसलमानों को भी निशाना बनाया। दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों, संस्थाओं और धर्मगुरुओं ने आईएसआईएस की विचारधारा और उसके कथित खलीफा के दावों को खारिज किया है। बेंगलुरु का यह कथित मॉडल कोई अकेली घटना नहीं है। 2014 के बाद जब आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, तब भारत के अलग अलग राज्यों से भी कुछ युवाओं के संगठन से प्रभावित होने के मामले सामने आए। कुछ युवक महाराष्ट्र और तेलंगाना से मध्य पूर्व जाने की कोशिश करते पकड़े गए। कुछ मामलों में केरल के युवक और परिवार अफगानिस्तान जाकर आईएसआई के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े। वहीं कासरगोड और पलक्कड़ से लापता लोगों को लेकर भी एनआईए ने जांच की थी। एनआईए की वांछित सूची में केरल से जुड़े पुराने आईएसआईएस मामलों के कई नाम दर्ज रहे, जिनमें ऐसे आरोपी शामिल हैं जिनके खिलाफ 2016 में दर्ज कोच्चि और मुंबई शाखा के केस थे। इन पुराने मामलों में एक समान पैटर्न बार बार दिखाई दिया। ऑनलाइन संपर्क, बंद धार्मिक या वैचारिक समूह, विदेश में मौजूद हैंडलर, यात्रा के लिए तीसरे देश का रास्ता और परिवार को अंतिम समय तक वास्तविक उद्देश्य की जानकारी देना। भारत में आईएसआईएस भर्ती की शुरुआती चर्चित घटनाओं में से महाराष्ट्र के कल्याण से 4 युवकों के इराक जाने का मामला शामिल था। इनमें से कुछ युवक तीर्थ यात्रा या दूसरे सामान्य उद्देश्य के नाम पर विदेश पहुंचे, लेकिन बाद में उनके आईएसआईएस से जुड़ने की बात सामने आई।
एक युवक भारत लौट आया और जांच एजेंसियों को संगठन के भीतर की वास्तविकता, प्रशिक्षण और भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार बड़े स्तर पर चेताया कि आईएसआईएस भारतीय युवाओं तक केवल विदेशी प्रचार से नहीं बल्कि ऑनलाइन नेटवर्क, व्यक्तिगत संपर्क और भावनात्मक ब्रेन वॉश के जरिए पहुंच रहा था। आईएसआईएस के कमजोर होने के बाद भी खतरा समाप्त नहीं हुआ। इराक और सीरिया में संगठन का तथाकथित खलीफा खत्म होने के बाद उसके समर्थकों ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान यानी कि आईएसआईएस के जैसे मॉड्यूल की तरफ रुख किया। भारत से लापता हुए कुछ लोगों के अफगानिस्तान पहुंचने और आईएसआईएस के से जुड़ने के मामले सामने आए। कुछ परिवार छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि कट्टरपंथी प्रचार केवल लड़ाकों की भर्ती तक सीमित नहीं था। लोगों को परिवार सहित तथाकथित इस्लामी शासन में बसने का सपना दिखाया जाता था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कई लोग युद्ध, भुखमरी, गिरफ्तारी या मौत का शिकार हुए। अब भर्ती का मॉडल और बदल चुका है। पहले किसी कैंप, संगठन या प्रत्यक्ष संपर्क की जरूरत पड़ती थी। आज एक युवक अपने कमरे में बैठे बैठे कट्टरपंथी सामग्री तक पहुंच सकता है। गेमिंग चैट, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, वीडियो एडिट और एआई से तैयार प्रचार सामग्री, आतंकी संगठन, इन माध्यमों से कमजोर और भावनात्मक रूप से परेशान युवाओं को निशाना बना सकते हैं। शुरुआत सामान्य धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक चर्चा से होती है, फिर धीरे धीरे मुख्य धारा की सभी सूचनाओं को झूठा बताया जाता है और अंततः केवल बंद समूह की विचारधारा को सत्य मानने के लिए तैयार किया जाता है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां अब केवल हथियार या विस्फोटक नहीं खोजती, वे डिजिटल चैट, क्रिप्टो भुगतान, क्लाउड अकाउंट, ब्राउजिंग हिस्ट्री और सोशल मीडिया संपर्कों की भी जांच करती है। इस मामले के आधार पर सभी मदरसों, धार्मिक संस्थाओं, मुस्लिम संगठनों, वेलफेयर ट्रस्टों या कुरान अध्ययन समूहों को शक के दायरे में रखना गलत होगा। भारत में करोड़ों मुसलमान शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं और आईएसआईएस जैसी विचारधारा को खारिज भी करते हैं। जांच विशेष आरोपियों, विशेष लेन देन और विशेष गतिविधियों से संबंधित है। कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे प्रभावी लड़ाई तभी संभव है जब समुदाय, परिवार, शिक्षक, धर्मगुरु और जांच एजेंसियां मिलकर काम करें, क्योंकि अक्सर परिवार और स्थानीय समुदाय ही किसी युवक के व्यवहार में आए शुरुआती बदलाव को सबसे पहले पहचान सकते हैं। किसी एक संकेत से किसी को आतंकी या कट्टरपंथी घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन कई बदलाव एक साथ दिखाई दे तो परिवार को सतर्क होना चाहिए। जैसे अचानक परिवार और पुराने दोस्तों से पूरी तरह दूरी बनाना, हर असहमति रखने वाले व्यक्ति को दुश्मन या काफिर बताना, हिंसा का खुला समर्थन करना, गुप्त ऑनलाइन समूहों में ज्यादा समय बिताना, अचानक विदेश जाने की योजना बनाना, अपने डिजिटल रिकॉर्ड मिटाना या किसी हिंसक संगठन के वीडियो और प्रतीकों से असामान्य आकर्षण दिखाना। ऐसी स्थिति में टकराव या सार्वजनिक अपमान करने के बजाय परिवार को शांत संवाद करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस या संबंधित सुरक्षा एजेंसी को सूचना देनी चाहिए। अब इस केस में ईडी की रेड के बाद 3 बड़ी चीजें सामने आ सकती है। पहली, मनी ट्रेल, किसने पैसा दिया और अंतिम रूप से किसे मिला। दूसरी, नेटवर्क क्या चार्जशीट में नामित लोगों के अलावा भी अन्य व्यक्ति, संस्थाएं या विदेशी हैंडलर से जुड़े थे। तीसरी, डिजिटल सबूत, क्या किसी चैट, ईमेल, क्लाउड अकाउंट या सोशल मीडिया ग्रुप में भर्ती, यात्रा या फंडिंग की योजना मौजूद थी। अगर ट्रस्टों के पैसे और आईएसआईएस भर्ती के बीच सीधा संबंध साबित होता है तो संपत्तियों की कुर्की, बैंक खातों की जब्ती और नए आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता खुल सकता है, लेकिन अंतिम दोष अदालत में सबूतों के आधार पर तय होगा। बेंगलुरु की इस कहानी में सबसे डरावनी चीज किसी बंदूक या बम की बरामदगी नहीं है, बल्कि सामान्य दिखाई देने वाले मंचों के कथित दुरुपयोग का आरोप है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप, साप्ताहिक स्टडी सर्कल, वेलफेयर ट्रस्ट और फिर युवाओं की पहचान, ब्रेन वॉश, फंडिंग और सीरिया तक पहुंचाने की योजना। एनआईए ने इस मामले में आतंकवादी साजिश और भर्ती की जांच की। अब ईडी उस कथित नेटवर्क के पैसे का हिसाब खोज रही है। आने वाले दिनों में जब्त दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जांच से साफ होगा कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था और पैसा कहां से आया, और क्या इसके तार भारत के बाहर बैठे आईएसआईएस हैंडलरों से भी जुड़े थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी धर्म या समुदाय के नाम पर युवाओं को हिंसा की तरफ धकेलना केवल देश के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि उन युवाओं और उनके परिवारों की जिंदगी को भी बर्बाद करने की साजिश है। आपको क्या लगता है, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की फंडिंग में
ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए और इसीलिए इस संसद के सत्र में जो FCRA बिल आ रहा है वो क्या सरकार सही कर रही है, युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथ से बचाने के लिए परिवार, समाज और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।